हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम जानेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग के बारे में। यानी कि इस सेशन में हम ये समझेंगे व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एक्चुअल नीड क्या है जिसकी वजह से इसको मतलब हमको यूज करना पड़ता है। अकाउंटिंग के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना तो होगा। जैसे 10th क्लास तक आपके सब्जेक्ट्स हुआ करते थे ना, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आपकी बिजनेस की जो लैंग्वेज है, कह सकते हैं कि बिजनेस की लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग है। तो देखो, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ करेगा तो वो भी जानना चाहेगा कि एट द एंड ऑफ दिस टास्क उसको जानना चाहिए कि भाई क्या मतलब कि कितना उसको फायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें जानना चाहेगा। आप भी जैसे स्टडी करते हो, मान लो कि 1 महीने तक आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हो, तो आप भी एट ऑफ द मंथ ये भी जानना चाहेंगे कोई एग्जाम दे के या फिर कोई कॉम्पिटिशन फाइट करके, या फिर अब जैसे 11th क्लास है तो इसकी एग्जाम देने के बाद एट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर आप भी जानना चाहेंगे कि आपने कुछ ईयर में कितनी मेहनत करी तो उसका क्या रिजल्ट आया, उससे आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज बनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जानना चाहेंगे कि नहीं। इसी तरीके से जो आपका बिजनेसमैन जो है, एक जो बिजनेसमैन होता है, आप उसको समझेंगे बिजनेस की टर्म में। तो बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, वो पूरे साल भर क्या करता है, कई सारे ट्रांजेक्शन्स करता है, जिसमें वो कई बार परचेज करता है, फिर सेल करता है। इसी तरीके से कुछ माल वापस आता है तो कुछ माल वो भी लौटाता है। तो ये सारे टर्म्स जो भी आगे चलेंगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पर यहाँ ये समझ लीजिए कि बिजनेसमैन जो साल भर जितने भी ट्रांजेक्शन्स करता है तो उसको करने के बाद में वो भी जानना चाहेगा कि मैंने ये साल भर एट द एंड ऑफ द ईयर इतना सारा काम किया तो उसका मेरे को क्या फायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, वो भी जानना चाहेगा कि उसको क्या गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। जानना चाहेगा कि नहीं कि भाई साल भर इतनी मेहनत करी उसके बाद में उसको लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसको पता तो लगेगा। अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंटिंग को यूज ही नहीं करेगा तो उसको पता ही नहीं लग पाएगा कि उसको लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, वो चुपचाप काम करता रहेगा। ठीक है, अब लेकिन अगर वो अकाउंटिंग को यूज करेगा, अकाउंटिंग जो है आपके बिजनेस की लैंग्वेज है, इसका यूज करेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा हम आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्यों है हमको। भाई कोई भी चीज है उसकी नीड क्यों होती है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर मैंने इसको परचेज किया, तो परचेज करने से पहले मेरे मन में एक सवाल जरूर आया था, मैं इसको क्यों परचेज करूँ, आएगा कि नहीं। इसी तरीके से आप कुछ भी परचेज करोगे तो आपके भी मन में आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको परचेज इसलिए किया कि मैं इसे लिखना चाहता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, जिससे मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। तो ठीक बिल्कुल वैसे की वैसे अब इसकी नीड्स हैं, उनको हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कीप ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यानी कि अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस को ढंग से फॉलो करते हो, यानी कि इस अकाउंटिंग टूल को अच्छे से यूज करते हो, तो उससे क्या होगा, आपका रिकॉर्ड जो है कंप्लीट होगा और सिस्टमेटिक होगा। सही से मेंटेन कर पाएंगे, आप सब कुछ लिख पाएंगे। जैसे आपके घर में कोई भी आपके काम होता है बड़ा, जैसे कि कोई फंक्शन वगैरह हो गया, तो आपने अपने फादर को देखा होगा, वो सारा जो भी हिसाब होता है उसको धीरे धीरे लिखते हुए फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कि इतना पैसा मैंने लगा दिया, इतना पैसा इनको किसी को देना है, रखते कि नहीं रखते। तो यही रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, लेकिन वो प्रोसेस के थ्रू, वो तो सिस्टमेटिक नहीं होता है, उसमें जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में आपको एक प्रोफेशनल तरीके से चलना होगा, तभी तो आप पता कर पाएंगे। क्योंकि घर में तो क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा 50,000, 30,000, 60,000 इतना ही खर्चा कर पाएंगे। लेकिन बिजनेस में तो एक दिन में 60,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर करोड़ों में ट्रांजेक्शन चले जाएंगे। तो इतना सारा तो आप लिखते ही रह जाना, समझ में आया बात, तो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये आप कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे, तो इसकी ये नीड हो गई कि नहीं हो गई। पहली बात तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मिलेगा। दूसरा, आपका एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि बिजनेसमैन जानना चाहता है, तो हम बिजनेस की बात करेंगे इसमें। तो बिजनेस को ये जानना होगा, बिजनेसमैन को ये जानना होगा कि उसने एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी परचेजेस करी, कितने अमाउंट उसने परचेज पे खर्च कर दिया, कितना अमाउंट उसने सेल किया, यानी कि सेल किया तो अमाउंट आया, तो वो अमाउंट कितना है वो जानना चाहेगा। और टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि कितना अमाउंट उसने परचेज किया, मतलब कितना अमाउंट उसने पे किया परचेज करके, और कितना अमाउंट उसे मिला सेल करके, और टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया ये सब करने में। तो वो सारा मेंटेन करना, ये सारा किससे होगा, अकाउंटिंग की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी नीड हो गई कि नहीं हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड या फिर लॉस, प्रॉफिट और लॉस, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे गेन और लॉस की बात हो रही थी, ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि नहीं। तो अब बात ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने इतने सारे परचेज, एक्सपेंसेस वगैरह कितने सारे आपने काम किए, उसके बाद में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है,
प्रॉफिट अर्न हो रहा है या फिर लॉस इनकर हो रहा है, ये आपको देखना होगा। तो ये देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अकाउंटिंग की। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको? यस और नो? आ रहा है ना? बस बिल्कुल ऐसे ही समझते चले जाओ। नेक्स्ट आता है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर इसी तरीके से आपको पता लगेगा कि आपने स्टार्टिंग में मान लो 5 लाख रुपीज कैपिटल लगाई, लेकिन मतलब कि 3 मंथ्स आपने बिजनेस किया, फिर आपको लगा कि यार थोड़ा सा मेरे को और बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ परचेज करना है, तो उसके लिए आपको फिर से पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो आपने 30,000 रुपीज और लगा दिए बिजनेस में। फिर थोड़े दिन बाद में मान लो 1 महीने या 2 महीने बाद में आपने फिर से 60,000 लगा दिए। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ द ईयर फिर 70,000 और लगा दिए। तो अब बीच में आपने देखो कई सारे पेमेंट लगा दिया, तो ये सारा आपका कैपिटल है, ये तो आप जानते ही है। तो ये जो सारा पेमेंट लगाया, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप भी जानना चाहेंगे ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी कैपिटल मैंने लगाई, किस किस असेट में मेरी कैपिटल लगी हुई है। यानी कि कोई मशीन परचेज करिए तो उसमें मान लो कि 5 लाख रुपीस की मशीन थी, तो ये इसका मतलब वो मशीन आपकी 5 लाख की है, तो आपकी कैपिटल उसमें लगी हुई है, इन्वेस्टेड हो सकी है। सॉरी। फिर उसके बाद में आप ये जानना चाहेंगे कि आपके डेबिटर्स और क्रेडिटर्स कितने हैं। अभी ये इनको आगे हम बताएंगे अच्छे से, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि बिजनेस के अंदर आपने कितना पैसा लोगों को दे रखा, यानी कि आपने गुड्स बेचा उनको, वो भी क्रेडिट पे, तो उनसे कितना पैसा आपको लेना है और कितना पेमेंट आपको देना है। यानी कि जिससे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया या फिर गुड्स परचेज किए, तो उनको आपको भी तो पेमेंट करना होगा, फ्री में तो देंगे ही नहीं, तो बस बिल्कुल उनको भी लौटाना होगा। तो कितना पैसा आपको लौटाना है, लोगों को पे करना है और किसको करना है, सबसे बड़ी बात ये सब जानना है, तो अकाउंटिंग की आपको जरूरत होगी। आप नहीं पता कर पाएंगे। आपने तो परचेज कर लिया, राम से 10,000 का माल ले लिया, श्याम से कुछ और ले लिया, नरेंद्र से कुछ और ले लिया, घनश्याम से कुछ और ले लिया, इसी तरीके से आपने अलग अलग परचेज कर लिए, तो कैसे याद रखोगे पूरे साल भर में कितने लोगों से माल परचेज किया। तो ये अकाउंटिंग जो है आपकी हेल्प करेगा, तो इसलिए इसकी नीड बहुत ज्यादा है कि नहीं? यहां तक समझ में आया? तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने डेबिटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं और उनके नाम क्या है, कौन कौन है, अच्छे से पता लगेगा। टोटल पेमेंट उनको कितना देना है या लेना है। यहां तक समझ में आया? अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की। अब अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करते हैं, यानी कि सही स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, अपना जो भी होमवर्क मिलता है उसको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरीके से होमवर्क करते हो, ठीक वैसे ही अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसको सही ढंग से फॉलो करते हो, उसको काम करते हो, तो उससे क्या होगा, आपके इनकम टैक्स और जीएसटी को असेसमेंट करने में बहुत आसानी मिलेगी। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि मैंने इतने रुपए का माल परचेज किया, इतने रुपए का सेल किया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी असेसमेंट कर पाएंगे कि इनकम टैक्स कितना बनता है, इतने रुपए आपने अर्न किए तो उस हिसाब से आप इनकम टैक्स पे कर पाएंगे। और जीएसटी, आपने कितना माल परचेज किया तो उस पर कितना पेमेंट जीएसटी का कर चुके हो आपने देखा ही तो होगा। मान लो कि आप मार्केट में अगर 1 रुपए एक समोसा भी खाते हो, सॉरी 1 रुपए का नहीं आता है समोसा 20-25 रुपए करीब का आता है, तो जब आप कोई बड़ी दुकान से 20-25 रुपए का समोसा खाते हो तो वो भी आपको एक पर्ची देगा, यानी कि एक बिल बना के देगा। तो वो समोसा मान लो 20-25 रुपए का, तो 1-2 रुपए तो आप जीएसटी पे करके आ रहे हो, आपको पता नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप जाओ तो जरूर देखना, ठीक है बच्चों। तो अब वो जो जीएसटी है आपके काम नहीं आएगा ये, लेकिन बिजनेस के काम आने वाला है। बिजनेस में जो भी गुड्स को परचेज करते हैं जीएसटी वही काम आता है। हम आगे जैसे जैसे इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अभी आपके लिए बिल्कुल नया है कॉमर्स, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी और आपके डीएनए में कॉमर्स बहने लग जाएगी अगर आप ये सारी वीडियो अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी तरीके से मैं बताता हूं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मैं दोबारा नहीं कहूंगा, याद करके कर देना, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एज ए प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन एवर नीडेड। अब वैसे तो कोर्ट जाने की जरूरत ना करे भगवान, हम तो ये कहेंगे, लेकिन क्या है कि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि कई बार कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे अगर मान लो आपको कोर्ट में जाना पड़ गया तो वहां पे प्रूफ का काम करेगा ये अकाउंटिंग, काम करेगा कि नहीं होगा। अगर आपने सही तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रखी है, अगर आप बिजनेस में ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टी के साथ में अगर आप सही ढंग से अपने जो अकाउंट्स जो है उनको सही ढंग से मेंटेन करते हो, सही ढंग से फॉलो करते हो, उनके जो रूल्स हैं उनको सही ढंग से फॉलो करते हो, मैनिपुलेट नहीं करते हो, तो वो जो आपका जो भी अकाउंट्स है वो मेंटेन सही रहेगा। तो वो आपके पास एक प्रूफ का काम करेगा कि देखो सर हमने लास्ट ईयर इतने रुपए का टैक्स पे किया था या जीएसटी पे किया था, तो आपके पास प्रूफ रहेगा। होगा कि नहीं होगा? तो ठीक बिल्कुल ऐसे ही, तो ये आपकी हेल्प करेगा जब आपको जरूरत होगी। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट चले गए, नहीं, जरूरत होगी तब।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नीड फॉर अकाउंटिंग क्या है। वैसे तो इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ध्यान से समझ लेना इसको। प्रैक्टिकल्स आपको जब ही आएंगे जब आपको इनकी थ्योरी क्लियर होगी, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो 12th में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एक चीज ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। अब जैसे ही आप बुक पढ़ोगे ना तो ये सब बिल्कुल एकदम फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां तक की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।